हेलो एंड वेलकम टू देयर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ रिवॉल्ट। बच्चों, मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? अंग्रेजों के भारत आने तक और अंग्रेजों के भारत से जाने तक की एक कहानी ही तो है कि इस वक्त में वो क्या प्रॉब्लम्स इंडिया में क्रिएट करते हैं, कितना अत्याचार इंडियंस के साथ करते हैं, क्या गड़बड़ घोटाला वो इस समय में कर जाते हैं। ये सब हम डिस्कस करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। यही सब हम पढ़ते हैं कि इस समय की क्या हिस्ट्री रही थी इंडिया की, इंडिया कितना चेंज हो गया था इनकी वजह से, और एट लास्ट में जाकर इंडिया कहाँ पहुंच जाता है और इंडिया कहाँ था जब ये भारत आए थे। इस हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब मॉडर्न हिस्ट्री में एक वाक्य काफी ज्यादा फेमस है, 1857 का रिवॉल्ट, जब ब्रिटिश काफी ज्यादा इंडिया के लोगों को परेशान कर रहे थे, और उन सभी ने मिलकर जो है 1857 में सभी ने लोगों ने जगह जगह पर उनको जो है उनके अगेंस्ट जाना शुरू कर दिया था, उनसे लड़ाई लेना शुरू कर दिया था। हालांकि रिवोल्ट ऑफ 87 काफ़ी ज़्यादा फेल हो गया था, उसकी काफ़ी ज़्यादा वजह रही थी। क्या वजह रही थी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एक वीडियो में तो हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी जितना हो जाता है, सबसे पहले हम कॉजेज यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि 1857 और 1757 के बीच में क्या सिचुएशंस रही हैं, वो हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली वजह हम जो डिस्कस करेंगे, मिलिट्री कॉजेज। मिलिट्री की क्या वजह रही थी कि वो इंडियन के अगेंस्ट चली गई थी? हर इंसान की एक वजह होती है, क्योंकि मिलिट्री, पीजेंट्स, जो मतलब कारीगर थे, वो सभी अपने अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रिटिश के खिलाफ थे। कुछ राजा थे, वो भी अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से खिलाफ थे। सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं थी, लेकिन सबका एम सेम था कि उन्हें ब्रिटिश को भारत से भगाना है, जिसका रिवॉल्ट 1857 में हमें देखने को मिलता है। मिलिट्री कॉजेज था कि और ओवरसीज डिप्लॉयमेंट जो है ब्रिटिश कर रहे थे, कि हमारे जो शास्त्र में ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर हम समुद्र पार जाते हैं तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ये चीज़ हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई है। उस समय हिंदू जो है अपने रिलीजन को काफ़ी ज़्यादा माना करते थे और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया करते थे। तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा बुरी लगा करती थी, और बुरी इसलिए भी लगती थी क्योंकि अगर कोई एक ब्रिटिश का बंदा समुद्र पार जाता है या दूसरे देश के लिए लड़ाई लड़ता है, तो उसको डबल सैलरी तुम दे रहे हो, लेकिन हमें तुम सिर्फ वही सैलरी दे रहे हो, ऊपर से हमारी रैंक तुम नहीं बढ़ा रहे हो। रैंक ना बढ़ाने का इशू ये था कि मान लीजिए दो पर्सन जो है वो आर्मी में एक साथ भर्ती लेते हैं, लेकिन अगर वो इंडियन है तो सूबेदार तक जाएगा, लेकिन अगर वो ब्रिटिश है तो उसे गवर्नर कर्नल तक बना दिया जाता था। तो ये मिलिट्री कॉजेज थे कि मिलिट्री में जो इंडियन पार्टिसिपेट कर रहे थे उनको बिल्कुल भी समान हक नहीं मिल रहा था, बल्कि उनके साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया जाता। हालांकि जो हमारे इंडियंस थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर वन में भी ब्रिटिश का साथ दिया और वर्ल्ड वॉर टू में भी काफी ब्रिटिश का साथ दिया था। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं तो पॉलिटिकल कोजेस के बारे में हम बात करेंगे। पॉलिटिकल कोज एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स डलहौजी ने पास किया था। ये पॉइंट क्यों पास किया था, क्या ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी, वो हम डिस्कस करेंगे। थर्ड एंग्लो मराठा वार की बात कर रही, तो जब थर्ड एंग्लो मराठा वार एंड हुई थी तो ब्रिटिश ने क्या किया, आपको याद होगा, पूरा मराठा उनके अंडर आ गया था। वो खुद तो राज करते नहीं थे, बल्कि अपना एक पपेट रूलर बिठा दिया करते थे। ऐसा ही वो करते हैं, अपना एक पपेट रूलर बिठा देते हैं। लेकिन 1939 में उस पपेट रूलर की डेथ हो जाती है और उसका भाई अप्पो साहिब उसको बिठा दिया जाता है। अब उसका भाई भी जो होता है वो मर जाता है 1848 में। जब उसकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पर जो जॉर्ज क्लर्क होते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में गवर्नर होते हैं, उनको काफ़ी कंफ्यूजन होती है कि अब क्या किया जाए। कंफ्यूजन होने के बाद वो डलहौजी के पास जाते हैं, और डलहौजी उसके आते ही 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स का एक्ट पास कर देते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि अगर कोई किंग का ब्लड रिलेशन नहीं होता है तो वहां पर व्हाइट मैन रूल करेगा, यानी सीधा ब्रिटिश का बंदा वहां पर रूल करने के लिए बैठेगा। पूरे इंडिया में उनका रूल होता है और पूरे इंडिया में वैसा ऐसा पास कर देते हैं। और ऐसा एक्ट पास करने के बाद वो काफ़ी जगह अपने जो है हथियार लेते हैं। नाना साहिब जो मराठास के बाद वहाँ पर बैठे थे एज ए लीडर, पपेट रूलर उनको बिठाया गया था, उनको भी भगा दिया जाता है, और मतलब उनको जो है पेंशन तक नहीं दी जाती है। उसके बाद सतारा, समालपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। झांसी में तो काफ़ी बड़ा रिवॉल्ट हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई, आप सबने सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी व तो झांसी वाली रानी थी। इस तरीके से कहानियाँ जो है एक पोयम है उनके ऊपर, और उन्होंने तो काफ़ी ज़्यादा विरोध किया था। लगातार 2 वीक तक वो लड़ी थी, एक छोटे से बच्चे को अपनी पीठ पर बांध कर। इनकी स्टोरी भी हम जो है अपना डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं अवध की। तो अवध किस तरीके से उन्होंने हथियाया था, तो अवध का जो राजा था वो थे वाजिद अली शाह।
वाजिद अली साहब पर वो बहुत ही मीठा सा इल्ज़ाम लगाते हैं। क्या इल्ज़ाम लगाते हैं कि उनको राज चलाना नहीं आता। अच्छा जी, अब उनको राज चलाना नहीं आता, तो वेलेस्ली के साथ जो है वो एक रिचर्ड वेस्ली उनका पूरा नाम होता है, एक पॉलिसी साइन कर लेते हैं। ठीक है, ब्रिटिश उन पर दबाव डालते हैं कि आप हमारे साथ जो है एक पॉलिसी साइन कर लीजिए, जिसके बदले आप हमें सिर्फ टैक्स फ्री जो है ट्रेड करने की आज़ादी देना, हम आपको जो है बहुत बड़ी आर्मी दे देंगे। आर्मी दे देंगे, आर्मी आपको पता ही है कितनी एडवांस है हमारी, ऐसे-ऐसे बातों में फँसा लेते हैं। ठीक है जी, बातों में फँसा लिया और ऐसे करते-करते निज़ाम, मैसूर मराठा जो है हैदराबाद तक जो है वो ये ट्रीटी साइन करवा लेते हैं। और इस ट्रीटी के चलते ही अवध, हैदराबाद जो है उस ट्रीटी को जो है गलत शब्द बढ़ाकर जो है इनसे उनका राज्य हथिया लेते हैं। पहले ट्रीटी साइन करवाई, उसमें कोई कमी बता दी और बोला कुछ इल्ज़ाम लगाकर कि आपने ये चीज़ नहीं की है, ट्रीटी में ये चीज़ लिखी हुई थी, आपने ये चीज़ नहीं मानी है, अब आपका एरिया हमारे अंडर आता है। अब जोर जबरदस्ती ब्रिटिश का जो है उस समय बोलबाला ज़्यादा था, ब्रिटिश का पलड़ा ज़्यादा भारी था, तो इंडियंस क्या करते? इसी के चलते जो है अब उनको अपनी जगह खोनी पड़ती है और जाना पड़ता है। अब ठीक है, चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन गुस्सा उनके अंदर होता है और जो कि 1857 के रिवोल्ट में फूटता है कि ज़बरदस्ती तुम उल्टी-सीधी जो है पॉलिसीज़ अप्लाई कर कर हमारी जगह हमसे खींच जो है छीन रहे हो, क्या मतलब बनता है? तो ये सब जो है बाद में 1857 में इसका गुस्सा फूटता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिकल कॉजेज़ के बारे में। इकोनॉमिकल कॉजेज़ के बारे में बात करें तो इकोनॉमिक किस क्या चीज़ आती है? टैक्स आता है? तो इकोनॉमिकल जो ये कॉजेज़ है उसमें सबसे पहला पॉइंट ही हमारा यही है कि जो टैक्सेशन रेट था वो ज़्यादा काफ़ी इन्होंने बढ़ा दिया था। ज़मींदारी, रोज़गारी और मालवारी में ज़मींदारों के लिए कितना मतलब मुनाफा इन्होंने कमा कर दिया था और पीजेंट को किस तरीके से ट्रीट किया गया था ये सब आप जानते हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए था, पैसे के लिए वो इंडियन के इतना ज़्यादा टॉर्चर करने लगे थे कि इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया था। ठीक है, और भी काफ़ी सारे रीजंस रहे हैं जैसे कि हैंडीक्राफ्ट जो चीज़ें लोग बनाया करते थे उनके लिए मशीनरी जो है उन्होंने लाकर रख दी कि कपड़ों के लिए मशीनरी, हर चीज़ के लिए मशीनरी और उनको जो है सस्ता बेचने लगे थे जिसकी वजह से इंडियंस की जॉब चली गई थी। अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोगों के मन में गुस्सा फूट फूट कर सामने आने लगा था। बात करें सोशल कॉजेज़ की, सोशल कॉजेज़ तो एंटी सती रिजोल्यूशन 1829 में विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय के सपोर्ट से आई थी। अब एंटी सती रेजोल्यूशन हालांकि एक अच्छी चीज़ थी, लेकिन उस समय का जो समाज था उसको यह चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं थी, उन्हें यह चीज़ पसंद नहीं आई थी। लोगों के मन में गुस्सा था कि आप हमारे धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ठीक वैसे ही विडो रिमैरिज यानी कि एक विधवा की दोबारा शादी करना हमारे संस्कृति के खिलाफ है, ऐसा लोग उस समय माना करते थे। हालांकि ऐसा आजकल कुछ नहीं है, लेकिन 1857 में यह रिवोल्ट जो है एक्ट पास हुआ था जिसके जरिए ये अलाउ किया गया था। हालांकि लोगों ने माना नहीं था, काफी ज्यादा अगेंस्ट इसके वो बोले थे। और बात करते हैं फोर्सफुल क्रिश्चियनिटी की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फोर्सफुल क्रिश्चियनिटी यानी कि लोगों को जबरदस्ती उनका धर्म चेंज करवाना। इंडियंस को पकड़कर ज़बरदस्ती उनको क्रिश्चियंस बनाया जा रहा था, तो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि हमें क्या समझ रखा है, हमें इंसान तक का दर्जा जो है ब्रिटिश नहीं दे रहा है। लोगों के जो है रंग के ऊपर जो है भेदभाव किया जा रहा था। जो ब्राउन मैन इंडियंस हम हुआ करते हैं, तो जो व्हाइट मैन हुआ करते थे यानी जो ब्रिटिश के जो अंग्रेज हुआ करते थे वो हम इंडियंस के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया करते थे। अब बात करते हैं इमीडिएट कॉज की, तो इमीडिएट कॉज है यूज ऑफ कार्टिलेज। जब एक राइफल लॉन्च हुआ था 1857 के न्यू ईयर वाले दिन, तो उसको यूज करने से पहले जो है एक उसकी जो बुलेट्स होती है उसका एक पट्टा होता है वो मुंह से छीलना पड़ता है। अब ये कहते हैं कि उसमें काऊ और पिग के फैट से बनी ग्रीस लगी होती थी, जो कि हमारे हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के खिलाफ है। और अदर केसेस की बात करें तो आपने अभी मैंने जैसे कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया कि पर्शियन लैंग्वेज एज अ ऑफिशियल 1837 में बदलकर इंग्लिश को कर दिया गया था, जिसकी वजह से मुस्लिम को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम सहनी पड़ी थी, क्योंकि मुस्लिम उस समय ब्रिटिश के राज में काफ़ी एलाइड पोस्ट को बिलोंग करते थे, क्योंकि पर्शियन मुस्लिम को बहुत अच्छी तरीके से आती थी, जिसके चलते उन्हें आर्मी, सिविल और मिलिट्री जैसी जॉब को खोना पड़ गया था। तो मुस्लिम भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे इस समय ब्रिटिश से। अब बात करते हैं संथाल रिबेलियन की। ये लास्ट कॉज है हमारा, हमने जो मेन मेन कॉजेज थे
1857 के रिवॉल्ट के, वो सभी डिस्कस कर लिए हैं। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हिस्ट्री है, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। संथाल रिबेलियन की बात करें तो 1855-56 का समय था। तो 4 मुर्मुर ब्रदर्स थे, सिंधु, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 ब्रदर्स थे। तो उस समय जो है ये ज़मींदारी सिस्टम जो अंग्रेज़ों ने लगाया हुआ था उसके अगेंस्ट बोल रहे थे। और ये गुरिल्ला वारफेयर जंगल्स में रहा करते थे। गुरिल्ला वारफेयर एक एक टेक्निक होती है युद्ध की, जिसमें जो है आप जंगल में अगर आपका एनिमी आता है तो आप उस पर अटैक करते हैं, और जब वो चला जाता है तो आप वापस छिप जाते हैं। हालांकि इन्हें भी काफी बुरी तरीके से ब्रिटिश द्वारा मारा गया था और भगा दिया गया था। तो इनकी जो काफी तो संथाल की इस जनजाति पर, जो कि गुरिल्ला वारफेयर जो है बुंदेलखंड के जंगलों में रहा करती थी, इसके अंदर भी काफ़ी ब्रिटिश के खिलाफ गुस्सा भरा हुआ था, जो कि रिवोल्ट 1857 में जाकर फूलता है। तो ये सब रीज़न थे रिवोल्ट 1857 के होने से पहले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से जो है समझ लेना, वीडियो को दोबारा देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।